Good morning, students. We have already covered the topic planning. All of you know that planning is the first function of management, and after that, managers has to do the work of designing an organization structure. यानी कि प्लानिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करना. तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. अब एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम उन सारी एक्टिविटीज का डिसीजन लेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज कंडक्ट करनी है, कैसे करनी है और किन लोगों में वो एक्टिविटीज डिवाइड करके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और अथॉरिटीज देनी है, ताकि अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम उनको देंगे उसके बाद ही वो किसी को रिपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हमने काम किया या नहीं किया. सिंपली वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज of an business organization or enterprise and establishing authority relationship among them. यानी कि एक्टिविटीज को डिसाइड करना, उनको ग्रुपिंग करना यानी कि लोगों में बांटना और बांट के उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिक्वायर्ड अथॉरिटी भी देना. क्योंकि अगर हम उसको रिक्वायर्ड अथॉरिटी देंगे तभी हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाई यू हैव कंप्लीटेड दैट वर्क. सो उनको अथॉरिटीज देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, ये सारे जो टास्क है वो क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है. अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर है डिवीजन ऑफ वर्क. ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली सबसे पहला टास्क ही यही होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल वर्क को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वो डिफरेंट पार्ट्स यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे एक बिजनेस के. हर एक डिपार्टमेंट फर्दर अपने टोटल वर्क को फर्दर एम्प्लॉयज में डिफरेंट पार्ट्स में फिर डिवाइड कर देगा, सब डिवाइडेड जिसको बोलेंगे. सो डिवीजन ऑफ द वर्क इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मीन्स डिफरेंट पर्सन्स असाइन कर रहे हैं, उनका सबका एम जो है वो एक ही है, जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का है उसको अचीव करना. उसके लिए हम टोटल वर्क के पार्ट्स करके फर्दर कई लोगों में डिवाइड कर रहे हैं. तो इसके लिए यानी कि सभी के वर्क किसी ना किसी पे डिपेंड करेंगे. तो वर्क ऑफ ऑल पर्सन डिपेंड ऑन ईच अदर. सो ये तभी हो पाएगा जब उन सब में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा. एंड नेक्स्ट इज प्लूरिटी ऑफ पर्सन्स. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है जिसमें हम लोगों को काम डिवाइड कर देते हैं. कोई इंडिविजुअल पर्सन का काम नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्रिएट कर सके. एंड नेक्स्ट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव. देयर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट फंक्शन. बहुत सारे पार्ट्स होंगे लेकिन सबका जो मेन पर्पस होगा वो वही होगा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा उसे अचीव करना. दैट इज द मेन कॉमन ऑब्जेक्टिव कि सारी एक्टिविटीज जो है उसी के लिए परफॉर्म हो रही हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजेशन को हम एक तरह से मैनेजमेंट की मशीन क्यों मानते हैं? इन विच नो पार्ट कैन अफोर्ड टू बी इल फिटेड. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा, कोई भी एक पर्सन जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये ना पता हो कि मैंने काम क्या करना है. इफ डिवीजन ऑफ वर्क इज नॉट डन प्रॉपरली और सबको प्रॉपरली पोस्ट नहीं क्रिएट की तो सारा सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाएगा, सारी एक्टिविटीज क्यों ही वेस्ट हो जाएंगी. सो दिस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक मशीन है होल मैनेजमेंट की. अगर ये फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हुआ यानी कि वर्क प्रॉपरली डिवाइड नहीं हुआ, ड्यूटी असाइन नहीं हुई, अथॉरिटीज नहीं दी गई तो उस केस में जो हमने सारा प्लानिंग वर्क भी किया वो भी वेस्ट है. सो दीज नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. वी कैन से ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्यों कर रहे हैं एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस इज कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज. इसकी वजह से
इसकी वजह से बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन बनाना इजी हो जाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि सभी लोग जो है स्टेप टू स्टेप जिन्होंने जो काम परफॉर्म करना है वो करते जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, क्योंकि वो सारे कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेके काम कर रहे हैं, तो सभी का वर्क एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो इसमें डिपेंडेंसी होने की वजह से उनमें कोऑर्डिनेशन बनती है। एंड आफ्टर दैट सेकंड इज क्लस्टर जॉब्स इनटू यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि टोटल काम को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एंड नेक्स्ट इज इट एंश्योर्स द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से बिजनेस के टोटल रिसोर्सेज जो है प्रॉपर यूज हो पाते हैं। वो कैसे? क्योंकि हम बिजनेस के टोटल वर्क को बहुत सारे एम्प्लॉयज में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसा करने से कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कोई एक्टिविटी छूट गई हो और अननेसेसरी डुप्लीकेसी हो गई हो, उसके भी चांसेस कम होते हैं। तो इसकी वजह से मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, ये सब का जो है ऑप्टिमम यूज होता है। And next is establish relation among individual and groups, and that is the organizing जो है आपको क्लैरिफाई कर देती है एम्प्लॉयज को कि किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और काम करने के बाद उसने किसको रिपोर्ट करना है। यानी कि रिपोर्टिंग रिलेशंस भी आपको क्लियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी पर्सन की अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी फिक्स करना इजी हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से एम्प्लॉयज को डिसीजन लेने की फ्रीडम भी मिलती है, क्योंकि उनको अथॉरिटीज भी दी जाती हैं और जिसकी वजह से वो न्यू चैलेंजेस लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और ये सिचुएशन डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा लाती है बिजनेस में। सो इसकी वजह से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी भी फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस होते हैं। आफ्टर दैट देयर आर सम मोर इम्पोर्टेंस आल्सो लाइक अडेप्शन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से बिजनेस में आसानी से चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि जो भी चेंजेस जिस पोस्ट या एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं उनको पहले उससे रिलेटेड अथॉरिटी, ड्यूटीज या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो कोई भी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए इजिली रेडी रहते हैं। एंड नेक्स्ट एडवांटेज इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी मिलता है। मीन्स हर एक पर्सन को हम वही काम देते हैं जो जिसमें परफेक्ट होता है, क्योंकि बिजनेस का सारा काम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। उसके बाद कॉम्पिटेंट पर्सन्स को ही वो जॉब के लिए असाइन किया जाता है, पर्टिकुलर जॉब के लिए जिसमें वो परफेक्ट हो, जिसमें वो एक्सपर्ट हो। तो इससे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट बिजनेस को मिलता है। सो दीज आर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द टॉपिक प्लानिंग. All of you know that planning is the first function of management, and after that managers has to do the work of designing an organization structure. यानी कि प्लानिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करना। तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अब एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम उन सारी एक्टिविटीज का डिसीजन लेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज कंडक्ट करनी है, कैसे करनी है और किन लोगों में वो एक्टिविटीज डिवाइड करके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और अथॉरिटीज देनी है, ताकि अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम उनको देंगे उसके बाद ही वो किसी को रिपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हमने काम किया या नहीं किया। सिंपली वी कैन से दैट organizing is a process of defining and grouping the activities of an business organization or enterprise and establishing authority relationship among them। यानी कि एक्टिविटीज को डिसाइड करना, उनको ग्रुपिंग करना यानी कि लोगों में बांटना,
और बांट के उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिक्वायर्ड अथॉरिटी भी देना, क्योंकि अगर हम उसको रिक्वायर्ड अथॉरिटी देंगे तभी हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाई यू हैव कंप्लीटेड दैट वर्क। सो उनको अथॉरिटीज देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, ये सारे जो टास्क है वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर है डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली सबसे पहला टास्क ही यही होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल वर्क को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो डिफरेंट पार्ट्स यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, एक बिजनेस के। हर एक डिपार्टमेंट फर्दर अपने वर्क को, टोटल वर्क को फर्दर एम्प्लॉयज में डिफरेंट पार्ट्स में फिर डिवाइड कर देगा, सब डिवाइडेड जिसको बोलेंगे। सो डिवीजन ऑफ द वर्क इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स डिफरेंट पर्सन्स असाइन कर रहे हैं, उनका सबका एम जो है वो एक ही है, जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का है उसको अचीव करना। उसके लिए हम टोटल वर्क के पार्ट्स करके फर्दर कई लोगों में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए यानी कि सभी के वर्क किसी ना किसी पे डिपेंड करेंगे, तो वर्क ऑफ ऑल पर्सन डिपेंड ऑन ईच अदर। सो ये तभी हो पाएगा जब उन सब में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। एंड नेक्स्ट इज प्लूरिटी ऑफ पर्सन्स। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है जिसमें हम लोगों को काम डिवाइड कर देते हैं। कोई इंडिविजुअल पर्सन का काम नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्रिएट कर सके। एंड नेक्स्ट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव। देयर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट फंक्शन। बहुत सारे पार्ट्स होंगे लेकिन सबका जो मेन पर्पस होगा वो वही होगा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा, उसे करना। दैट इज द मेन कॉमन ऑब्जेक्टिव, कि सारी एक्टिविटीज जो है उसी के लिए परफॉर्म हो रही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को हम एक तरह से मैनेजमेंट की मशीन क्यों मानते हैं, इन विच नो पार्ट कैन अफोर्ड टू बी इल फिटेड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा, कोई भी एक पर्सन जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये ना पता हो कि मैंने काम क्या करना है। इफ डिवीजन ऑफ वर्क इज नॉट डन प्रॉपरली, और सबको प्रॉपरली पोस्ट नहीं क्रिएट की, तो सारा सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाएगा, सारी एक्टिविटीज क्यों ही वेस्ट हो जाएंगी। सो दिस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक मशीन है होल मैनेजमेंट की। अगर ये फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हुआ, यानी कि वर्क प्रॉपरली डिवाइड नहीं हुआ, ड्यूटी साइन नहीं हुई, अथॉरिटीज नहीं दी गई, तो उस केस में जो हमने सारा प्लानिंग वर्क भी किया वो भी वेस्ट है। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जनरली हम ऑर्गेनाइजिंग को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस। हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंसेप्ट ऑर्गेनाइजिंग को एक प्रोसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। ये कोई एक ऐसा फंक्शन नहीं है जो हम एक सिंगल स्ट्रोक में कंप्लीट कर लें, बल्कि इसमें बहुत सारी चेन ऑफ फंक्शंस है, एक्टिविटीज़ है जो हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन कौन सी वेरियस एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है जिससे ऑब्जेक्टिव अचीव हो। फिर उनकी ग्रुपिंग की जाती है, फिर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ डिटरमाइन की जाती हैं, फिर एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, और इसी वजह से ऑल ओवर ह्यूमन रिलेटेड होने की वजह से कंडीशन ऑफ वर्क, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, जो कि ऑल ओवर इसको इम्पैक्ट करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंगली उस प्रोसेस को भी हमें चेंज करना पड़ता है जो कि ऑर्गेनाइजिंग की है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग जो है एक डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करेगी, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। इसकी तरह से सेकंड है इसका एस्पेक्ट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑर्गेनाइजिंग को हम रिलेशनशिप का एक स्ट्रक्चर ट्रीट करते हैं। वेरियस पोस्ट होती हैं इसमें, सबसे पहले क्रिएट की जाती हैं,
उसके बाद एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप डिसाइड किए जाते हैं, मींस कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, ये चीज़ क्लैरिफाई की जाती है। उनमें अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलॉट की जाती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब हम डिसाइड करते हैं तो मोस्टली जो इसमें पोस्ट होती हैं वो परमानेंट होंगी। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को रिलेशनशिप स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका एक दूसरा नाम दिया गया है, दैट इज स्टैटिक एलिमेंट। और स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप जो है नॉर्मली दो टाइप का हो सकता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट आगे टॉपिक में स्टडी करेंगे डिटेल में कि ये दोनों क्या हैं। सो वी कैन सी दैट ऑर्गेनाइजिंग को हम टू टाइप ऑफ कंसेप्ट से स्टडी करते हैं, एक प्रोसेस से, दूसरा रिलेशनशिप स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एंड जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एज ए प्रोसेस, तो हम प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे अब कि किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यही है आपका कि काम कौन से करने हैं, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करो। फिर टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स लाइक एक्टिविटीज में डिवाइड करो। जैसे मैं ये कहूँ कि वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की क्या होंगी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, प्रोडक्शन करना, स्टॉकिंग, रिसर्च करना, एडवर्टीजमेंट, सेल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेंटेनेंस का काम करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, कॉरस्पॉन्डेंस मेंटेन करना, अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ये सारे काम हमने डिसाइड कर लिए कि करने हैं। दीज आर द एक्टिविटीज जो हमने डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। अब जितनी भी हमने सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो उसके बाद हमने उसको क्या करना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है। यानी कि सारी एक्टिविटीज हम एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते, सभी डिपार्टमेंट अलग अलग बना दिए जाएंगे। हर एक डिपार्टमेंट की उसको एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए दी जाएंगी। जैसे आप ये कह सकते हो कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट जो होगा वो काम परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्शन और स्टॉकिंग, रिसर्च एक्टिविटी का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया। इसी तरह से एडवर्टीजमेंट और सेल करने का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया। अकाउंट्स मेंटेन करने का, फाइनेंस अरेंज करने का और कोरस्पॉन्डेंस का काम हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया। इस तरह से डिपार्टमेंट वाइज हमने एक्टिविटीज को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया, जिसको हम बोलेंगे एक तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब नेक्स्ट स्टेज में हम आएंगे कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो कि पोस्ट पे डिसाइड किया गया है, जैसे परचेज मैनेजर है, हमने उसको दो काम दिए, परचेजिंग ऑफ गुड्स का, परचेजिंग ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स का, सारा काम। इसी तरह से सेल करने का काम हमें, एडवर्टीजमेंट करने का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया, तो वहाँ पे जो मैनेजर होगा हम उसको वो काम देंगे। तो जब हम ये ड्यूटीज असाइन करेंगे, ये जरूर देखना है हमने कि जिस पर्सन को असाइन किया गया है वो उस काम को करने की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं। यानी कि उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनको काम दिया जाएगा जो वो कर सकते हैं, जिसकी उनको नॉलेज है, परफेक्शन है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। एंड जब आप ये देखोगे किसी एक बिजनेस में दो या दो से ज़्यादा लोग काम करेंगे कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो हमें उनके रिलेशनशिप फिक्स करने पड़ते हैं। रिलेशनशिप क्लियरली फिक्स करेंगे तो उनको पता होगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज मैनेजर विल बी सुपीरियर फॉर ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। उनको क्लियर होगा और सारे ऑर्डर उनको पता होंगे, उसी से मिलेंगे और ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल टू हिम। सो इस तरह से सबके क्लियर बता दिया जाएगा कि रिलेशनशिप किसके साथ क्या है, किसको किसने रिपोर्ट करना है, कौन किसको ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड नाउ our topic is completed for today. After that we will do our next topic, that is formal and informal organization, in the next lecture. And please students do it well and have any questions.
So students, our next topic is concept of organizing. जनरली हम ऑर्गेनाइजिंग को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस. हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंसेप्ट ऑर्गेनाइजिंग को एक प्रोसेस की तरह ट्रीट किया जाता है. फर्स्ट कंसेप्ट ऑर्गेनाइजिंग को एक प्रोसेस की तरह ट्रीट किया जाता है. ये कोई एक ऐसा फंक्शन नहीं है जो हम एक सिंगल स्ट्रोक में कंप्लीट कर लें, बल्कि इसमें बहुत सारी चेन ऑफ फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन कौन सी वेरियस एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है जिससे ऑब्जेक्टिव अचीव हो. फिर उनकी ग्रुपिंग की जाती है. फिर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ डिटरमाइन की जाती हैं. फिर एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं. तो ऑर्गेनाइजिंग जो है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, और इसी वजह से ऑल ओवर ह्यूमन रिलेटेड होने की वजह से कंडीशन ऑफ वर्क, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, जो कि ऑल ओवर इसको इम्पैक्ट करेंगे, अफेक्ट करेंगे. तो अकॉर्डिंगली उस प्रोसेस को भी हमें चेंज करना पड़ता है जो कि ऑर्गेनाइजिंग की है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग जो है एक डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करेगी, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है. इसकी तरह से सेकंड है इसका एस्पेक्ट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑर्गेनाइजिंग को हम रिलेशनशिप का एक स्ट्रक्चर ट्रीट करते हैं. वेरियस पोस्ट होती हैं, इसमें सबसे पहले क्रिएट की जाती हैं. उसके बाद एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप डिसाइड किए जाते हैं, मींस कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, ये चीज़ क्लैरिफाई की जाती है. उनमें अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलॉट की जाती हैं. और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब हम डिसाइड करते हैं तो मोस्टली जो इसमें पोस्ट होती हैं वो परमानेंट होंगी. और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को रिलेशनशिप स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका एक दूसरा नाम एक दिया गया है, दैट इज स्टैटिक एलिमेंट. और स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप जो है नॉर्मली 2 टाइप का हो सकता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट आगे टॉपिक में स्टडी करेंगे डिटेल में कि ये दोनों क्या हैं. सो वी कैन सी दैट ऑर्गेनाइजिंग को हम 2 टाइप ऑफ कंसेप्ट से स्टडी करते हैं, एक प्रोसेस से, दूसरा रिलेशनशिप स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. एंड जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एज ए प्रोसेस, तो हम प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे अब, कि किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग को हम कंप्लीट कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में क्या क्या पॉइंट्स हैं. सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यही है आपका कि काम कौन से करने हैं, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करो. फिर टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स लाइक एक्टिविटीज में डिवाइड करो. जैसे मैं ये कहूँ कि वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की क्या होंगी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, प्रोडक्शन करना, स्टॉकिंग का रिसर्च करना, एडवर्टीजमेंट, सेल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेंटेनेंस का काम करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, कॉरस्पॉन्डेंस मेंटेन करना, अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. ये सारे काम हमने डिसाइड कर लिए कि करने हैं. दीज आर द एक्टिविटीज जो हमने डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. अब जितनी भी हमने सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो उसके बाद हमने उसको क्या करना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है. यानी कि सारी एक्टिविटीज हम एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते, सभी डिपार्टमेंट अलग अलग बना दिए जाएंगे. हर एक डिपार्टमेंट की पर उसको एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए दी जाएंगी. जैसे आप ये कह सकते हो कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट जो होगा वो काम परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा. इसी तरह से प्रोडक्शन और स्टॉकिंग रिसर्च एक्टिविटी का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया. इसी तरह से एडवर्टीजमेंट और सेल करने का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया. अकाउंट्स मेंटेन करने का, फाइनेंस अरेंज करने का और कोरस्पॉन्डेंस का काम हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया. इस तरह से डिपार्टमेंट वाइज हमने एक्टिविटीज को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया, जिसको हम बोलेंगे एक तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन. सो डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. अब नेक्स्ट स्टेज में हम आएंगे कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो कि पोस्ट पे डिसाइड किया गया है, जैसे परचेज मैनेजर है, हमने उसको 2 काम दिए, परचेजिंग ऑफ गुड्स का, परचेजिंग ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स का, सारा काम.
इसी तरह से सेल करने का काम हमें एडवर्टीजमेंट करने का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया, तो वहाँ पे जो मैनेजर होगा हम उसको वो काम देंगे। तो जब हम ये ड्यूटीज असाइन करेंगे, ये जरूर देखना है हमने कि जिस पर्सन को असाइन किया गया है वो उस काम को करने की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं, यानी कि उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनको काम दिया जाएगा जो वो कर सकते हैं, जिसकी उनको नॉलेज है, परफेक्शन है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। एंड जब आप ये देखोगे किसी एक बिजनेस में 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करेंगे कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो हमें उनके रिलेशनशिप फिक्स करने पड़ते हैं। रिलेशनशिप क्लियरली फिक्स करेंगे तो उनको पता होगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज मैनेजर विल बी सुपीरियर फॉर ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। उनको क्लियर होगा और सारे ऑर्डर उनको पता होंगे, उसी से मिलेंगे, और ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल टू हिम। सो इस तरह से सबके क्लियर बता दिया जाएगा कि रिलेशनशिप किसके साथ क्या है, किसको किसने रिपोर्ट करना है, कौन किसको ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। And now our topic is completed for today. After that we will do our next topic, that is formal and informal organization, in the next lecture. And please students do it well and have any questions.